प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण और शहरी भारत के कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए कल पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का भी उद्घाटन करेंगे। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की G20 बैठक मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने शुरू से ही पारंपरिक शिल्प से जुड़े लोगों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों की आर्थिक मदद के साथ स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति तथा विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक शिल्प कलाओं को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण से जुड़े कौशल उन्नयन, 15,000 रुपए का टूल किट, 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए की पहली किस्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त तक पार्श्विक मुक्त ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित प्रथा को सुदृढ़ बनाना और पोषित करना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री रविवार को दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठकें, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ, अतिक्रमण और अवैध व्यापार जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। श्री शाह बिहार के अररिया जिले में जोगबानी एकीकृत चेकपोस्ट पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में सीमांचल क्षेत्र की समस्याओं का समाधान जल्द ही हो जाएगा। सभी को मैं आश्वस्त करने चाहता हूं कि सीमांत क्षेत्र की सारी दिक्कतें अब अल्पजीवी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही ये सारी दिक्कतों का समाधान और अंत होने वाला है। श्री शाह ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित जोगबानी एकीकृत सीमा चौकी से नेपाल के साथ 10,500 करोड़ रुपए का व्यापार होता है और प्रतिदिन 7,000 ट्रकों की आवाजाही होती है। ये भारत और नेपाल के बीच होने वाले कुल व्यापार का 14% हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत और नेपाल के बीच 19 सीमा शुल्क स्टेशनों की पहचान की है, जिनमें से 11 बिहार में हैं। श्री अमित शाह ने आज ही राज्य के मधुबनी जिले में भाजपा की एक जनसभा में कहा कि अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की छवि खराब हो गई थी और इसलिए गैर भाजपा नेताओं को नए नाम से INDIA गठबंधन बनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में लोगों को इस नए नाम से बरगलाया नहीं जा सकता। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है, कभी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है।
जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिरदर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर ना करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। G20 देशों की वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी से संबंधित चौथी बैठक आज मुंबई में संपन्न हो गई। 3 दिन की बैठक में प्रतिभागियों ने छोटे तथा मझोले उद्यमों को मजबूत बनाने, उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से सशक्त बनाने और उपभोक्ता संरक्षण जैसे मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा की। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा से जो 20 देशों के नेताओं ने मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास तथा सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को पूरी और प्रभावशाली तरीके से अमल में लाने के बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक सलाहकार चंचल सरकार ने कहा कि लीडर्स डिक्लेरेशन में भारत की डिजिटल क्रांति की प्रशंसा की गई है और प्रतिनिधियों ने कहा कि वो अपने देश में इस मॉडल को अपनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सारे लोग हमारे जो लीडर्स डिक्लेरेशन हुआ है, अडॉप्ट हुआ है यूनानिमसली, उसके बारे में तारीफ किया है। इंडिया की अरेंजमेंट के बारे में तारीफ किया है, इंडिया के डिजिटल जर्नी के बारे में तारीफ किया है। लोगों ने बोला है कि ये काबिल तारीफ है और ये मॉडल उनको खुद करना चाहिए और वो लोग ट्राई करेंगे, आगे बढ़ते हुए इंडिया के साथ चलेंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव दामू रवि ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। श्री रवि ने वाणिज्यिक मध्यस्थता, निवेशक राष्ट्र विवाद निपटारा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, एमएसएमई और ऋण सुविधा जैसे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय निपटारों का केंद्र बनाने पर भी जोर दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज विश्व ओजोन दिवस मनाया। इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव लीना नंदन ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओजोन परत संरक्षण के लिए भारत की भूमिका अग्रणी रही है। India has been at the forefront in terms of dealing with the challenge to ozone depletion. This is the country which has been able to phase out the chemical used in foam much ahead of the schedule. In 2020 itself, we banned it, effectively controlled it. Similarly, जब हम फेज डाउन की बात करते हैं तो उसके जो टारगेट्स हैं अगेंस्ट 35% टारगेट वी हैव ऑलरेडी अचीव 44%. So India is a leader in coming forward to combat the challenge of climate change. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के भारत प्रमुख अतुल बागई ने ओजोन संरक्षण के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की। India's leadership in Montreal Protocol has been unparalleled. There has been no other developing country and developed country that has had so much of contributions to ozone agreement and the activities that have been done over the last 30-35 years. Another amazing achievement of India is your whole emphasis on developing a new technology that has not been accepted by any other country or implemented in any other country. India is the only country that produces air conditioners with R290. That is a huge achievement. मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में बारामूला जिले के उरी क्षेत्र में आज हथलंगा नाला पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता ब्रिगेडियर PMS ढिल्लन ने बताया कि भारतीय सेना ने बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ का एक प्रयास विफल कर दिया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त अभियान 8 घंटे चला। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात है। अभी तक ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। घटनास्थल से 2 AK राइफल, 1 पिस्तौल, 7 हथगोले, 1 IED, 46,000 रुपए की भारतीय मुद्रा, 6,000 रुपए की पाकिस्तानी मुद्रा और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक इस महीने की 23 तारीख को होगी। पूर्व राष्ट्रपति ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद ये जानकारी दी। ये समिति लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार के बाद अपनी सिफारिशें देगी। सरकार ने इस महीने की 2 तारीख को श्री कोविंद की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय समिति के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि उनकी पार्टी एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को खारिज करती है तथा चुनाव आयुक्तों से संबंधित अधिनियम में संशोधन करवाने वाले विधेयक का भी विरोध करती है। कांग्रेस नेता ने पार्टी की कार्यसमिति की आज हैदराबाद में शुरू हुई बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के पास संविधान संशोधनों के लिए जरूरी पर्याप्त बहुमत नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी उल्लंघनकर्ताओं को पहचानने और उनको तलाशने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। उन्होंने आज चेन्नई में सोसाइटी ऑफ ऑडिटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनियों की लेखा जांच करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्र को अपने विकास के लिए भरोसेमंद चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत को वर्ष 2030 तक मसालों के निर्यात का लक्ष्य प्रतिवर्ष $10 अरब तक पहुंचाना चाहिए, जो अभी $4 अरब प्रतिवर्ष है। केंद्रीय मंत्री नवी मुंबई में आज मसाला निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कल कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। कोलंबो में कल अंतिम सुपर 4 मैच में बांग्लादेश ने भारत पर 6 रन से जीत दर्ज की। इस हार के बावजूद भारतीय टीम सुपर 4 की अंक तालिका में शीर्ष पर रही। तालिका में दूसरे स्थान पर रहते हुए श्रीलंका की टीम फाइनल में पहुंची है। लखनऊ में डेविस कप विश्व कप 2 मुकाबले में पहले दिन भारत और मोरक्को 1-1 से बराबरी पर रहे। पहले सिंगल्स में मोरक्को के यासिन दिलिमी ने भारत के शशि कुमार मुकुंद को 6-7, 7-5, 4-1 से पराजित कर अपने देश को 1-0 की बढ़त दिलाई। तीसरे सेट में मुकुंद चोट के कारण बीच मुकाबले से हट गए। दूसरे सिंगल्स में सुमित नांगल ने एडम माउंदिर को लगातार सेट में 6-3, 6-3 से हराकर भारत को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। कल डबल्स में रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी की जोड़ी का मुकाबला इलिट बेंस्ट्रेट और यूनस लाराओसी के जोड़े से होगा। रिवर्स सिंगल सोमवार को खेले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण और शहरी भारत के कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए कल पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का भी उद्घाटन करेंगे। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की G20 बैठक मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।